हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में पूरी डिटेल्स में, और इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को देख लेंगे जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आज तक यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कोशिका का परिचय। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको मिल जाएगा कोशिका की संरचना। उसके बाद तीसरा टॉपिक मिलेगा कोशिकीय अंग। इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल की परिभाषा। सेल या कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है क्योंकि ये सभी जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन की सभी क्रियाओं को संपन्न करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल के प्रकार। कोशिकाओं को दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें नाभिक की उपस्थिति नहीं होती है। डीएनए कोशिका गर्भ में स्वतंत्र रूप से तैरता है, जैसे बैक्टीरिया। दूसरा प्रकार है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें स्पष्ट नाभिक होता है जिसमें डीएनए संग्रहित होता है। ये कोशिकाएं अधिक जटिल होती है, जैसे पौधों और पशुओं की कोशिकाएं। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे सेल की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना निम्नलिखित प्रमुख अंगों से बनी होती है। सबसे पहला है आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये एक अर्धपरागमय झिल्ली है जो कोशिकाओं को घेरे रहती है और इसके अंदर बाहर पदार्थों का परिवहन नियंत्रित करती है। उसके बाद है आपका नाभिक। ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। यही आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड्स के संश्लेषण में सहायक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं आपका पीईआर और एसीईआर। पीईआर का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और दूसरा है आपका एसीईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद है आपका गोल्गी तंत्र। ये प्रोटीन और लिपिड्स के संशोधन और परिवहन का कार्य करता है। लाइसोसोम, इसे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है जो अनावश्यक पदार्थों का अपघटन करता है। राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। ये जेली जैसी पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी अंग तैरते हैं। सेल का कार्य ऊर्जा उत्पादन। कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड को जोड़ते हैं। पुनर्उत्पादन, कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। आनुवांशिक जानकारी का संचरण, नाभिक में मौजूद डीएनए द्वारा आनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी में पहुंचाया जाता है।
5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे सेल विभाजन। सेल विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर इसमें एक कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये विभाजन शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है। और मियोसिस में ये विभाजन यौन कोशिकाओं में होता है, जिसमें 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और हर एक कोशिकाओं में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यानी कि टोटल गुणसूत्र आपका 46 होता है, तो 23-23 करके आपको सब में पाया जाएगा गुणसूत्र। 6ठे नंबर पे है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु सभी जीवित प्राणियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, जिसमें सभी जीवन प्रक्रियाएं होती है। उसके बाद 7वें नंबर पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तत्व। प्रथम कोशिका सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है। मानव शरीर, एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग का अंडाणु और सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएससी प्रतियोगिता के लिए हाई लेवल का टॉप 100 क्वेश्चन और उसका आंसर भी। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और हर एक टॉपिक से मेरा 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कोशिका का परिचय। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कोशिका की खोज किसने की थी और किस वर्ष की थी। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ये आपका री एग्ज़ाम TRE 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। तो मैथियस, स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। तीसरे नंबर पे है कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का आधारभूत संगठनात्मक इकाई क्या है। तो कोशिका है। कौन सा वैज्ञानिक कोशिका के विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है। तो रुडोल्फ विर्चो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिकीय अनुपस्थिति के कारण इनमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो नाभिकीय झिल्ली नहीं होता है। अब दूसरा टॉपिक है कोशिका संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना में कौन कौन से परमाणु प्रमुख घटक होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन, ये दोनों पाया जाता है कोशिका झिल्ली की संरचना में। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। तो पौधे, कवकों और कुछ प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी। तो नगेली और करेमर ने की थी। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा पदार्थ जिसमें सभी अंग तैरते रहते हैं, उसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या कार्य है। पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये ATP का उत्पादन करता है। अब हम लोग का तीसरा टॉपिक है कोशिकीय अंग। गोल्गी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन और लिपिड्स का संशोधन और परिवहन करना। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है। प्रोटीन का संश्लेषण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार क्या हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को किस नाम से भी जाना जाता है और इसका कार्य क्या है।
सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह अनावश्यक पदार्थों का अपघटन करता है। नाभिक का कार्य क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी का संग्रहण और कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रण करना। चौथा टॉपिक है कोशिकीय प्रक्रियाएं। ऑस्मोसिस क्या है? पानी का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से प्रवाह होता है। सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में क्या अंतर है? सक्रिय परिवहन ऊर्जा का उपयोग करता है, जबकि निष्क्रिय परिवहन बिना ऊर्जा के होते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है? कोशिका के अंदर और बाहर बड़े अणुओं का प्रवेश और निष्कासन होता है। कोशिका के विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं? तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम मध्य रेखा में संरेखित होते हैं और वहीं से वो 2 हिस्से में बट जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में मुख्य अंतर क्या है? माइटोसिस में 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि मियोसिस में 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 हो जाता है। अब हम लोग 5वां टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, कोशिका ऊर्जा चक्र। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस अंग में होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कौन सी कोशिकाएं अवायवीय शोषण करती है? तो बैक्टीरिया और कुछ विशेष परिस्थितियों में मांसपेशियों कोशिकाएं। छठा टॉपिक है आपका कोशिका चक्र। कोशिका चक्र के कौन से चरण होते हैं? तो इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज के चरण कौन कौन से हैं? G1 चरण, S चरण और G2 चरण। S चरण में क्या होता है? DNA का संश्लेषण होता है। कोशिका चक्र की जांच बिंदु क्या है? G1, G2 और M जांच बिंदु है। अपोप्टिस क्या है? नियंत्रित कोशिका मृत्यु का प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 देख लेते हैं, कोशिका के विशेष प्रकार। स्टेम कोशिकाएं क्या होती है? ये वह कोशिकाएं होती है जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तंत्रिका कोशिका किस कार्य के लिए विशेषीकृत होती है? तंत्रिका संकेत का संचरण के लिए होती है। मांसपेशी कोशिकाओं में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एपिथेलियल कोशिका किस कार्य के लिए होती है? तो शरीर के आंतरिक और बाहरी सतहों की सुरक्षा के लिए होती है। अब हम लोग बात कर लेंगे टॉपिक नंबर 8, कोशिका संकेतन। कोशिका संकेतन में कौन कौन सी प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स। हार्मोन संकेतन का उदाहरण क्या है? इंसुलिन का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। कौन से रिसेप्टर जीन ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर। गैप जंक्शन का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं के बीच अणुओं का आदान प्रदान करना। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर सामान्यतः नाभिक में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं
टॉपिक नंबर 9 आनुवंशिकता और कोशिका के बारे में। जीन क्या है? डीएनए का वह खंड जो किसी प्रोटीन के लिए निर्देश प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने संरचनाएं जो आनुवंशिक गुण का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश ले जाना। ट्रांसक्रिप्शन किसके बीच की प्रक्रिया है? डीएनए और आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया है। ट्रांसलेशन किसके बीच की प्रक्रिया है? आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया है। म्यूटेशन क्या है? डीएनए में होने वाला कोई अस्थायी परिवर्तन। सेंट्रोमियर का कार्य क्या होता है? गुणसूत्रों के जोड़ों को एक साथ बांधना और माइटोटिक स्पेंडल से संलग्न करना। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए किसके द्वारा विरासत में मिलता है? केवल मां से मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 10 यानी कि कोशिकीय संरचना के बारे में। कोशिकीय चक्र में कौन सा चरण सर्वाधिक लंबा होता है? तो इंटरफेज सबसे ज़्यादा लंबा होता है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमाटिड्स का पृथक्करण किस चरण में होता है? तो एनाफेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है और यह किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ये जीनों का आदान प्रदान है और ये मियोसिस के प्रोफेज चरण में होता है। साइटोकिनेसिस क्या है? कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है जिससे दो नई कोशिकाएं बनती है। गैप 1 यानी कि G1 चरण के बाद कोशिका किस चरण में प्रवेश करता है? तो S चरण में प्रवेश करता है। टॉपिक नंबर 11 कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? सिंगर और निकोलसन ने। कौन से प्रोटीन कोशिका झिल्ली के पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं? तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। फास्फोलिपिड बाइलेयर किस प्रकार की संरचना बनाती है? तो दोहरी परत की संरचना बनाती है। कोलेस्ट्रॉल का क्या कार्य है कोशिका झिल्ली में? कोशिका झिल्ली में स्थिरता प्रदान करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या कार्य होता है? कोशिका की पहचान और संकेतन में मदद करना। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 12 कोशिका संरचना यानी कि कोशिका का संचार। सेकेंड मैसेंजर का उदाहरण क्या है? तो CAMP है यानी कि साइक्लिड एंडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हार्मोनल संकेतन में सबसे सामान्य प्रकार का रिसेप्टर क्या है? G प्रोटीन संलग्न रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर्स किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो लिगेंड द्वारा। काइनेसिस और फास्फेटेस एंजाइम किसे नियंत्रित करते हैं? तो प्रोटीन के फास्फोरिलेशन और डिफास्फोरिलेशन को नियंत्रित करते हैं। टायरोसिन कीनेज रिसेप्टर। टायरोसिन कीनेज रिसेप्टर किस प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो कोशिका के विकास और विभाजन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 13 कोशिका ऊर्जा उत्पादन।
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर होता है। एटीपी का सबसे अधिक उत्पादन किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के दौरान होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो थाइलाकोइड झिल्ली में होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। श्वसन श्रृंखला के दौरान कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है? तो ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल के एक चक्र से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? तो एक एटीपी, 3 नद और एक FADH2। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 14, कोशिकीय विभाजन और आनुवंशिकी। टेट्राड गठन किसके दौरान होता है? मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान होता है। असमान क्रॉसिंग ओवर से क्या परिणाम हो सकता है? गुणसूत्रों की असमानता जैसे डुप्लीकेशन और डिलेशन। किस प्रक्रिया में गुणसूत्र का स्वतंत्र विभाजन होता है? तो मियोसिस में। कॉडोमिनस का उदाहरण क्या है? तो ABO रक्त समूह प्रणाली। जीनोम क्या है? किसी भी जीव का संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 15, कोशिका मरम्मत और पुनर्जीवन। DNA मरम्मत की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक विश्वसनीय होती है? तो होमोलॉगस रिकम्बिनेशन। टेलोमेरेस का कार्य क्या होता है? गुणसूत्रों के सिरों की सुरक्षा और उन्हें पुनर्जीवित करना। कोशिका पुनर्जनन का उदाहरण क्या है? यकृत की कोशिकाओं का पुनर्जीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।